Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta and welcome to my YouTube channel AKG Classes. Uh, ये वीडियो लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ गेट एमसीक्यू के लिए यानी मास्टरिंग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए गेट 2013 का एक क्वेश्चन उठाया हमने। ये टॉपिक रिलेटेड है थेवेनिन थ्योरम एक एसी सर्किट से कि एक एसी सर्किट में अगर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उससे अगर कोई चीज़ पूछता है तो हम कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर। जनरली क्या होता है, कभी भी अगर आप देखोगे ना तो गेट में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। वो इजीली 2 to 3 स्टेप में क्रैक हो जाते हैं। क्लियर। ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आगे लेंदी होता जाता है। ठीक है। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्चुअली आपने उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है तो आसानी से आंसर निकल जाता है। ये गेट 2013 का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत है आसान क्वेश्चन था ये सर्किट आपकी गिवन है। इस सर्किट के लिए ये पूछ रहा है कि अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें बताना है। क्लियर। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बताना है और ये वर्ड यूज किया हुआ एज सीन बाय द लोड रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो नोड अगर हम इसको एज ए नोड कंसीडर करते हैं तो ये हमारा लोड के लिए जो दो नोड है ए और बी। क्लियर। इसके अक्रॉस हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हो गया आर इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी ये टोटल सर्किट है और इस सर्किट के लिए आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। कई लोग क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन के उसमें मात खा जाते हैं, तो वो चीज हमें नहीं करना। हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज में मात नहीं खाना, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोड को डिटैच करना पड़ेगा, यानी लोड को हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सर्किट रिक्रिएट होके आएगी आपकी, यानी सर्किट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका V। क्लियर। ठीक है। आपने क्या करना है, ए बी टर्मिनल से लोड को डिस्कनेक्ट कर देना। ये आपका ए और बी टर्मिनल हो गया। आपने क्या किया, लोड को हटा दिया, यानी क्या हो गया, ए बी टर्मिनल ओपन सर्किट हो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब हम सारी चीजों को एग्जामिन करेंगे और उसके बेसिस पे जैसे प्याज के परत दर परत को हम काटते जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होता जाता है। सेम चीज यहाँ भी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने ओपन सर्किट किया। अब ओपन सर्किट करने के बाद आपने देखा दो डिपेंडेंट सोर्स यूज किए गए हैं। एक 10 VL1 है जो कि इस इम्पिडेंस के अक्रॉस वोल्टेज, इस इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, और एक डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है जो I2 यानी इस लूप में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमारे सर्किट में जैसे ही हमने लोड को डिस्कनेक्ट किया उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सर्किट। क्लियर। उस चीज पे हम फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे ये वैल्यू 40 I2 के बराबर है, ये वैल्यू 10 VL1 के बराबर। क्लियर। ये आपका J6 ओम एंड दिस इज द 3 ओम। ओपन सर्किट जैसे हुआ तैसे इस करंट की वैल्यू, ये तो आपका I2 फ्लो हो रहा था ना। आपका ओपन लूप में क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो फ्लो होती है। यानी ओपन सर्किट हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी I2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जब I2 जीरो हो गया तो 40 I2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। क्लियर। ये आपका ये हो जाना है शॉर्ट सर्किट। क्लियर। क्योंकि 40 इंटू I2 की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्लियर। ये Vs की वैल्यू आपको दी गई है, Vs की वैल्यू दी गई है आपकी 100 एंगल 53.13 डिग्री। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट अभी मत किया करिए, सबसे लास्ट में आप कन्वर्जन करना चाहिए, जो भी कन्वर्जन करना है। आप वैसे ही मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, क्या चीज बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, पोलैरिटी पे आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे मान लो ये VL1, अब ये पोलैरिटी VL1 का ये दिया हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस लूप में करंट का फ्लो क्या होगा, ऐसे ही होगा। ये सोर्स है आपका तो करंट का फ्लो क्या होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है। ये I1 करंट मान लो फ्लो होगा। ठीक।
अब आप क्या करेंगे, इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर VL1 के लिए क्या करेंगे आप I1 इंटू J4 करेंगे। एक तरीका तो ये होता है आपका, क्लियर, ठीक है। आप ये सारी चीजें अप्लाई करते हुए चलेंगे, लेकिन आप जब सारी चीजों को पढ़ लेते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इजीली हर चीजों को समझना शुरू कर देते हो। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आसानी से देख रहा हूँ कि 3 ओम और J4 ओम एक दूसरे के सीरीज में है, और इसके साथ किससे कनेक्टेड है, ये वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। यानी इन दोनों में मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल सीधे सीधे अप्लाई कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे VL1 निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है वो इम्पीडेंस अपॉन टोटल इम्पीडेंस 3 प्लस J4, और ये क्या हो जाएगा इनटू टोटल वोल्टेज Vs। यानी VL1 की वैल्यू आ गई आपकी J4 अपॉन 3 प्लस J4, और ये आपका हो गया 100 एंगल 53.13 डिग्री। क्लियर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप J4 को क्या लिख सकते हैं, 4 एंगल 90 डिग्री। क्लियर, 3 प्लस J4 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंगल 53.13 डिग्री। आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा इंटू 100 53.13 डिग्री। मैं VL1 पर फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको VL1 ही कैलकुलेट करना है, यानी VL1 के फॉर्म में ही आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एंगल से इस एंगल कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ जाएगा 80 एंगल 90 डिग्री। यानी VL1 की वैल्यू मुझे मिल गई 80 एंगल 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इसके अक्रॉस यानी सीन बाय द लोड इस VTH की वैल्यू। यानी इस VTH की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर, यानी AB के अक्रॉस जो वोल्टेज मुझे पाना है VTH इक्वल टू VAB, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज मुझे निकालना। अब देखो यहाँ पे, चूंकि ये यहाँ पे जो करंट का फ्लो है I2, इसकी वैल्यू 0 है, यानी आपकी ये जो एलिमेंट है इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना। क्लियर, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 है, तो इसके AB के अक्रॉस का वोल्टेज कह लें या इस नोड के अक्रॉस का वोल्टेज कह लें। क्लियर, यानी इस वोल्टेज सोर्स की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, VTH के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस इंपेडेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। क्लियर, ये एक डेड एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं है क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं। क्लियर, तो हमेशा क्वेश्चन में ऐसी चीज दे देता है, और ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखो ना गेट के, तो वो आपका VTH का जो लॉजिक होता है ना, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो सीरीज एलिमेंट दे ही देता है, ताकि बच्चे वहां पे कंफ्यूज हों और कुछ गलतियां करें। तो यहाँ पे VTH की वैल्यू जो होगी यानी VAB, वो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ VL1 के बराबर हो जाएगा, यानी इस वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो 10 टाइम्स ऑफ VL1 के बराबर का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 80 एंगल 90 डिग्री, यानी ये क्या आ गया आपका 800 एंगल 90 डिग्री वोल्ट। क्लियर, आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 800 एंगल 90 डिग्री। कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में ये जे मिस हो जाता है, जब जे मिस हो जाएगा तो ये एंगल 90 मिस हो जाएगा, एंगल 90 मिस हो जाएगा तो आप 80 एंगल 0 इसको कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे 800 एंगल 0। क्लियर, ये सारी कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते, क्लियर, और ये होते भी हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। क्लियर, मेन क्या है, टाइम बताना। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जब सर्किट से क्वेश्चन करते हो ना, तो आप कोशिश ये करते हो कि टाइम कम से कम लगे। क्लियर, आपको टाइम सेव करना है। अगर मैं KVL लगाता, I की वैल्यू लगाता, फिर VL इक्वल टू I इंटू 4J करता, तो थोड़ा सा टाइम आपका खत्म हो जाना। तो इसलिए वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ, सीधे आप VL1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 10 VL1 निकाल लो। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करता, इसी क्वेश्चन को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। क्लियर, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, J6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, J4 ओम। क्लियर, ये आपका VL1 एज इट इज, ये आपका 40 टाइम्स ऑफ I2, ये आपका 10 VL1। क्लियर, ये आपका I2 करें। क्लियर, मैं कह रहा हूं आप इस केस में भी
ये आपका मान लिया मैंने, ये J2 ओम मान लिया और इसको मान लिया -J। क्लियर, VS एज इट इज है। इस केस में भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ VTH की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो हमें लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, क्लियर। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई एलिमेंट गिवन है, पैरेलल में कोई एलिमेंट गिवन है, तो उसका सर्किट में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। केवल इन्वॉल्वमेंट कब रहता है, जब आपको सोर्स करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तभी इन्वॉल्वमेंट रहता है कि हाँ इस ब्रांच में भी करंट फ्लो हुआ, इस ब्रांच में भी करंट फ्लो हुआ, क्योंकि पैरेलल सर्किट, क्लियर। अदरवाइज अगर आप देखोगे पैरेलल सर्किट में, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या उस पर्टिकुलर इंपीडेंस के अक्रॉस आप सारी जानकारी आपको रहती है। आपको V इक्वल टू IZ से सीधे सीधे सब कुछ मिल जाना। V आपको पता ही है, I की वैल्यू आपके लिए अननोन है, वो मिल जाना, क्लियर। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये जैसे मान लो A और B नोड है, अब आपने I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। I2 0 होने का मतलब क्या हो गया, फिर से वही चीज हो गया, यहाँ पे ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, क्लियर। यानी 40 I2 की वैल्यू 0 हो गई, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, क्लियर। फिर से आपको क्या करना है, VL1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। हमें लगता है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, लेकिन अगर आप इसको एग्जामिन करोगे ना, ये मान लो C और D नोड है, क्लियर। तो ये भी C और D नोड है, ये भी C और D नोड है, यानी सबके अक्रॉस वोल्टेज आपको सेम मिल रहा है। यानी इस J2 ओम में, इस -J ओम में और ये 3+J4 ओम में, सब में क्या है, वोल्टेज VS के बराबर ही है, क्लियर। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे जब पैरेलल सर्किट हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस 3+J4 के अक्रॉस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3+J4 के अक्रॉस, अभी भी वोल्टेज क्या होगा, यानी ये जो CD है ये VS के बराबर ही तो, क्लियर। यानी आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, VL1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, J4/3+J4 इंटू VS के बराबर। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में सर्किट दे दिया गया, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइए कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, क्लियर। तो हमें नेटवर्क के कॉम्प्लिकेशन पे ध्यान नहीं देना, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट क्या है। पैरेलल सर्किट आपको विजुलाइज हो रहा है, तो सीधे सीधे आप यहीं पे वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों पे वोल्टेज सेम जा रहा है, क्लियर, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा और चेंज अगर हम करें सर्किट में, क्लियर, इसी सर्किट में थोड़ा सा और चेंज करें, जैसे मान लो ये आपका सर्किट था, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर से वही सारी चीजें, ये 10VL1, ये आपका 40I2, दिस इज द करंट I2 एंड दिस इज द वोल्टेज VL1, क्लियर। सारी वैल्यू आपकी सेम है। इसको मैंने मान लिया ये -J ओम, 3 ओम, J4 ओम, J6 एंड 3 ओम, क्लियर। तो अब फिर लगेगा हम लोगों को कि ये चीज क्या हो गया भाई, फिर से वही सारी कहानी क्रिएट होना कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कैसे सॉल्व होगा, पहले ही आप अपने दिमाग में बनाते हो। लेकिन नहीं, सबसे पहला काम आप लोड रेजिस्टेंस को हटाओगे और देखो कोई अननोन आपका 0 हो जा रहा है। अचानक से जब कोई चीज 0 होती है ना, तो सर्किट में आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, सर्किट को मैनिपुलेट करना है। फिर से क्या हो जाएगा, ये 40I2 0, यानी ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट है, क्लियर, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो इस पूरे लूप में, क्लियर, अगर यहां से करंट फ्लो भी कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो कर जाएगा, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ या लो इंपीडेंस पाथ फॉलो करता है। जब शॉर्ट सर्किट है तो ऑब्वियस ही बात है कि वहीं पे फ्लो हो जाना, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो केवल और केवल 10VL1 की वजह से करेगा, जो कि आप इस लूप में KVL अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। यानी इस सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन यहां से जो सोर्स आ रहा है उसकी वजह से कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकता, क्लियर। तो वो सब चीजें तो अलग चीजें हैं। मेन क्या है कि मैंने सर्किट इसलिए लिया कि लगता है कि कैपेसिटर आ गया तो इसका रोल हो जाना, इसका रोल फिर कहीं नहीं आना। अगर आप देखोगे तो फिर से वही चीज है, 3 और J4 सीरीज सर्किट है और इसके क्रॉस वोल्टेज VS अप्लाइड है।
तो आप अगर इसमें KVL भी लगाओगे तो I की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, फिर VL1 की वैल्यू I इंटू J4 कर दोगे, आप सीधे सीधे फिर वही वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हो, J4/3 प्लस J4 इंटू VS के बराबर। फिर से आपको VL1 की वैल्यू वही मिलनी है, आपको VL1 मिल गया, 10 VL1 पुट कर दिया, आपका आंसर सेम आ जाना। तो इस कैपेसिटर के आने से कोई चेंजेज नहीं होंगे आपके VDH की वैल्यू। तो मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो होगा वो आपको पता चल गया, I की वैल्यू आप निकाल लोगे और VL1 इक्वल टू I इंटू J4 कर दोगे, ये एक लॉजिक है ये। दूसरा लॉजिक, फिर से आप विजुलाइज करोगे सर्किट को कि ये दोनों सीरीज सर्किट है और इन दोनों नोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, इस VS के बराबर ही है। क्लियर? तो फिर से आप वोल्टेज डिवाइडर को लगा के सीधे सीधे आंसर को कैलकुलेट करो। क्लियर? इस कैपेसिटर के आने से कोई रोल नहीं बढ़ने वाला। आपका 10 VL1 यानी ये VL1 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है ना वो VL1 पे डिपेंडेंट है। VL1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, आपने यहाँ पुट कर दिया, आपको आंसर मिल गया। तो कभी भी अगर सर्किट में थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लिकेशन दिखे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सर्किट को उसके अकॉर्डिंग रिफ्रेम करना है, यानी करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू क्या जीरो हो रही है, फिर उसके बेसिस पे आपको सर्किट फिर से क्रिएट करना होता है और अपना कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगाना होता है। मेन क्या होता है, टाइम आप कम से कम लें। टाइम कम से कम लेने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सर्किट थ्योरी के। ये नहीं कि आप KVL पे ही टिके रहो, KCL पे ही टिके रहो। क्लियर? वोल्टेज डिवाइडर रूल है, करंट डिवाइडर रूल है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस का तरीका होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उस तरीके को आप आजमा सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारे लॉजिक क्लियर हुए होंगे। और चूंकि एक आसानी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, मैंने जो आपको लॉजिक्स भी बताया पैरेलल सर्किट के, या फिर जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, कुछ और कैपेसिटर वगैरह जुड़ जाते हैं किसी नोड के बीच में, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सर्किट के अकॉर्डिंग। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।